आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस नौ मुंतखब अराकीन ने उमर अब्दुल्ला को चुना अगला वज़ीर आला। अब कांग्रेस से मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को पेश किया जाएगा दावा। इब्तिदा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर में पीडीपी कारकुनान को निशाना बनाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया हदफ तनकीद। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आबी वसाइल को महफूज बनाने के लिए उठाया अहम कदम। प्लास्टिक को जमा करने के लिए कायम की टीम। और अनंतनाग में ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर 200 गाड़ियों को किए गए चालान। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि नौ मुंतखब अराकीन ने उमर अब्दुल्ला को वज़ीर आला के तौर पर मुंतखब किया है। उन्होंने कहा है कि अब उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से हिमायत का खत हासिल करेंगे और बोर्ड में 49 कानून साजों के साथ हुकूमत साजी का दावा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर नवाई सूब कॉम्प्लेक्स में मैराथन मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एलपी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को चेयरमैन मुंतखब किया गया है। मीटिंग में क्या तय पाया गया? उमर साहब लेजिस्लेटिव पार्टी के हेड होंगे, ये तय पाया। सर कैबिनेट के लिए कुछ डिस्कशन हुआ? सर कुछ नहीं, अभी वो बाद में होगा। अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कुछ नहीं किया अभी, कुछ नहीं। और क्या क्या मीटिंग में तय पाया गया? बस यही एक ही मुद्दा था, वो तय पाया गया। सर अलायंस के साथ कब मीटिंग होगी और यहाँ पर वो कल होगी दावेदारी कब पेश होगी सर सीएम बनाने की? बहुत जल्दी होगी, हम लोग ठहरेंगे नहीं। आज मीटिंग में सिर्फ ये फैसला हुआ कि लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड कौन होगा। उन्होंने भारी सब लोगों ने उमर साहब को कबूल किया। सर उमर अब्दुल्ला ने कल कहा था कि रेजोल्यूशन फर्स्ट पास किया जाएगा स्टेटहुड के लिए, उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? अभी ठहरिए जनाब, अभी एक बात तो हो गई, वो भी हो जाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज वफात पागे रतन टाटा की वफात पर सदमे का इजहार किया है और कहा है कि उन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये बहुत बड़ा सदमा सारे हिंदुस्तान के लिए है। वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। उन्होंने खानदानी कंपनी को खोल दिया सबके लिए और हमारे भारत का नाम उन्होंने अपनी कंपनी के नाम से सारी दुनिया में पहुंचाया। उसके लिए नरसिम्हा राव जी का और मनमोहन सिंह जी का शुक्रगुजार हूं मैं भी, और वो भी थे कि उन्होंने भारत को दुनिया के लिए खोल दिया था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद कभी भूली नहीं जाएगी जो उन्होंने इस भारत के लिए किया है और भारत को सारी दुनिया में ऊंचा दिखाया है। मीटिंग में मौजूद एक एनसी लीडर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद हफ्ते तक हुकूमत साजी का दावा पेश करेगा। उन्होंने कहा है कि कल कांग्रेस की मीटिंग है। उन्होंने मजीद कहा है कि मीटिंग में तमाम नौ मुंतखब अराकीन ने मुत्तहद रहने और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करने के अज़म का इजहार किया है, जिन्होंने हाल ही में खत्म होने वाले इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत दी थी। अरे मद्दों पे डिस्कशन हुआ। हम ये समझते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं जो इस रियासत के साथ हैं, जो 2019 के बाद जितनी भी मुसीबतें जम्मू कश्मीर पे आई हैं, कुछ उन चीज़ों पे डिस्कस हुआ। लेकिन सबसे अहम जो था वो लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुनना था और एक ही आवाज़ में उमर अब्दुल्ला साहब को लेजिस्लेचर पार्टी ने अपना लीडर चुना है। अब हम कांग्रेस का सपोर्ट का वेट कर रहे हैं और उसकी में जो 4 इंडिपेंडेंट है उन लोगों का भी सपोर्ट आया है, तो हमारा नंबर 46 पे है। अब लेटर ऑफ सपोर्ट कांग्रेस आएगा और हम स्टेक करेंगे। ये जो 4 इंडिपेंडेंट सपोर्ट आप बोल रहे हैं, ये सपोर्ट है या उन्होंने ज्वाइन किया है? सपोर्ट किया है, वो उन्हें सपोर्ट लेटर ऑफ सपोर्ट किया है। बाकी आगे जो मोडालिटीज़ है वो देखेंगे आगे। तो बहुमत आ गई है, क्या कांग्रेस का वेट करना है? हमने ये इलेक्शन एक साथ लड़ा है एनसीएन कांग्रेस ने, और ये हम जो गवर्नमेंट होगी वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की एक साथ होगी।
कांग्रेस और आप में जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल अलग अलग है। आप अनुच्छेद 370 की पैरवी करते हैं, वो उस पर बोलते नहीं है। आपको लगता है कहीं मुश्किलें सामने कांग्रेस वो अपना देखे, अभी आज के डेट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है, जो हमारी 12 गारंटीज़ हैं और 26 वादे हैं, हम उस वादों पे कायम हैं और जो जो हमारे गारंटीज़ हैं उस पे हम बैठ के उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस पे देखेंगे। अभी गवर्नमेंट भी नहीं बनी है, अभी थोड़ा रुकिए। आपकी वसादत से लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा रुकिए। हम जानते हैं कि मुसीबतें बहुत हैं और लोग चाहते हैं, आज की जो एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे अपनी जो उनकी गवर्नमेंट है वो डिलीवर करने लगेगी। गवर्नमेंट बनने की उम्मीद है, कब तक फॉर्मेशन सामने आएगी? मुझे लगता है कांग्रेस का सपोर्ट आ जाना चाहिए आज शाम तक या कल तक, उसके बाद फिर उमर अब्दुल्ला साहब स्टेक लेंगे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे? जब लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर वो हैं तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। ये कांग्रेस के साथ भी बात करें? मुझे लगता है जो 46 नंबर जिनके पास होगा वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। थैंक यू। शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि जल्द से जल्द हुकूमत बनाने के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो कांग्रेस के साथ उनकी हिमायत के लिए बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही वो राजभवन जाएंगे ताकि हुकूमत साजी का दावा पेश करने के लिए एलजी से मुलाकात की जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि 4 आजाद उम्मीदवारों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने वाले 4 आजाद उम्मीदवारों के साथ इसकी तादाद 46 हो गई है, जबकि कांग्रेस के 6 अराकीन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद में हैं। मीटिंग के हवाले से जो फैसला हुआ है वो आप जानते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फ़िलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। मैंने अब या तो आप सुनते नहीं हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर में पीडीपी कारकुनान को निशाना बनाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि बिजबिहाड़ा में घरों को जलाए जाने, कारकुनान की पिटाई और मजदूरों के घरों में पटाखे जैसे फेंके जाने की खबरें सामने आई हैं, जो कि गुंडागर्दी की शक्ल में हैं, जिससे बंद होना चाहिए। आज फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एनसी हैज इलेक्टेड उमर साहब एज द लेजिस्लेटिव लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर, सो वी कांग्रेचुलेट देम। मैं उनको मुबारकबाद करती हूँ। और हमने देखा एनसी की 70s के बाद, राइट, 1977 इलेक्शन में इतनी भारी अक्सरियत से उनकी सरकार बनी। तो मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है, तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं। जो हमारे बिजबिहाड़ा में वर्कर्स हैं, वो खिरम में हो, दक्षिणीपुरा में हो, वागामा में हो, और आप यकीन नहीं करेंगे जो वहां के इलेक्टेड एमएलए हैं वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं उनके घर के जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है। जो उनका लाइफ स्टॉक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, एक काउ शेड है वागामा में, वहां पे आग लगाई है। अच्छा, जो इनकी बकरियां हैं, गायें हैं, उनको चुराया जा रहा है। जब नमाज हो रही है, अजान हो रही है, तो तब ये पटाखे छोड़ रहे हैं। चलिए, आपको हमें गाली गलोच देना है, महबूबा जी मुझे सड़कों पे गाली गलोच कर रहे हैं बिजबिहाड़ा के एनसी वर्कर्स, हमें गालियां दीजिए, मगर आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। अगर आपने मेरे वर्कर को हाथ भी लगाया तो सीधे आपकी तहकीकात होगी एंड वील मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो। और मैं यहाँ के एमएलए से पूछना चाहती हूँ कि आप आए, आपने 4 इलेक्शंस हारे, आपको मुबारकबाद है।
हमने बिजबेहाड़ा में 4 बार कंसेक्यूटिवली जीता। वीरी साहब ने जीता, महबूबा जी ने जीता। मैं जो नए एमएलए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आपने इसलिए जीता ताकि आप वहां पे तबाही मचाएं, गुंडागर्दी करें, वैंडलिज्म करें, आर्सन करें। और जब पुलिस ने न्यूली एमएलए से पूछा कि आप अपने वर्कर्स को, एनसी वर्कर्स, कारकुन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये मुबारकबाद करना चाहते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई कांट कंट्रोल देम। तो मुझे बताइए एमएलए साहब, अगर आप अपने वर्कर्स की गुंडागर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कौन से एमएलए हैं? और मुझे बिजबेहाड़ा के लोगों की अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसा नुमाइंदा आया है जिसको इलेक्ट हुए 2 दिन भी नहीं हुए, और मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरे व्हाट्सएप पे, कल मैंने ट्विटर पे भी डाला। मेरे वर्कर्स की पिटाई करी जा रही है, कुछ अस्पताल में है, उनके घर के बाहर ये पटाखे फोड़ रहे हैं, जो इनके वहां काउ, चलिए पटाखे फोड़े उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काउ शेड्स हैं इनके, जहां गाय का वो तबेला टाइप था वो तक जलाया गया वाघामा में। और ये एनसी लास्ट बिजबेहाड़ा में 4 अप्रैल 1979 को किया, जब खिड़म में जाके उनने हमारे जो वर्कर्स थे, जो मुफ्ती साहब के तब वर्कर्स थे, वहां पे इनने इनके घर जलाए, मार पिटाई की। तो मैं जमात वालों को भी, एंड ये एनसी बिजबेहाड़ा में ही नहीं कर रही है, ये कुलगाम में सीपीआईएम भी कर रही है, दूसरी जमात भी कर रही है, एनसी यही चीज डीएचपुरा में कर रही है। जो हमारे गुलजार डार साहब हैं, जिन्हें हाल ही में इलेक्शन हारा, उनने मुझे फोटोज भेजी अपनी वर्कर्स की। एनसी वही कर रही है जो 30 साल पहले, 40 साल पहले वो करती थी। दे वर नोन फॉर गुंडाराज, हुलिगनिज्म, जो हमने पीडीपी ने खत्म किया, जिसकी वजह से उनको अक्सरियत में आना वो बंद हो गए। तो मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ कि आप इसलिए अक्सरियत में आए। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए गुजरात में करवाए गए 14 बरस से कम उम्र के जूडो मुकाबलों में जम्मू कश्मीर की 2 बच्चियों ने चांदी के तमगे हासिल कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। कौमी सतह के मुकाबलों में चांदी के तमगे हासिल करने वाली आसिया हसन और बाजिया तारिक का आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर वारिहाना इस्तकबाल किया गया है। यहाँ नौजवान खिदमत और खेल महकमे के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह तारा और नेशनल यूथ स्पोर्ट्स के ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश खसूसी तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इन खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। याद रहे कि इस कौमी सतह के जूडो मुकाबले में कुल 14 खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर से शिरकत की थी। गुजरात में जाकर अपना परचम लहराया है, जिसे यहाँ से समय और देखते हैं यहाँ पर जो कि सारे यूथ सर्विलेंस स्पोर्ट्स के और किस तरह से आप बच्चों से मुलाकात कराई जाए, जो बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का सोचते हैं और बस उन्हें सिर्फ एक पुश की जरूरत होती है, और जो पुश है वो यहाँ पर पीछे आपको जो लोग खड़े आगे बढ़ने का हर एक मौका। कश्मीर कहाँ से? कश्मीर गांधरबल। अच्छा, गांधरबल खेलो से इंडिया जूडो सेंटर। घर वालों को बताया, कितनी खुशी हुई उनको? बहुत खुशी हुई इनको। तो इसमें मेरे कोच का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिनका नाम राहिल सर है। तो मैं इनको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने हमें सिखाया, उसकी वजह से, उनके हार्ड वर्क से हम आज इधर पहुँचे हैं। हाँ, मेरी फाइनल बाउट में थोड़ी सी कमी रहेगी, एक्सपीरियंस की कमी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं जीत पाई। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, अब और मेहनत करूँगी, अगले साल इंशाल्लाह गोल्ड आएगा। बता रहे क्या? कैसा लग रहा है सिल्वर मेडल जीता फिर? बहुत खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आप? मैं भी कश्मीर से हूँ, गांधरबल से ही हूँ। आप भी गांधरबल से हैं? खेलो इंडिया, इसमें मेरे कोच का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे कोच का रहा है, राहिल सर का रहा है, और हम दोनों ही खेलो इंडिया सेंटर से खेलते हैं। कहाँ है आपके कोच साहब? वो तो कश्मीर में है। अच्छा, कश्मीर में आपके। तो जब आप एक्सपेक्टेशन गोल्ड की थी, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से रह गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गोल्ड की गोल्ड लाएंगे अगली बार। तो चलिए, वेट कैटेगरीज होती हैं, 23 केजी से स्टार्ट होती है और प्लस 44 का तक होती है लड़कियों की, और 25 केजी लड़कों से स्टार्ट होती है और 50 प्लस तक जाती है, ये लड़कों की वेट कैटेगरी। हमारी यही उम्मीद है कि सातों मेडल, 14 के 14 मेडल आए हमारे अगली बार। पूरी कोशिश रहेगी हमारी, और मेहनत मारेंगे बच्चे हमारे मैट के ऊपर। बड़ी खुशी है कि जो 68 नेशनल गेम्स हैं, जिसका जूडो का इवेंट महसाना गुजरात में हुआ, अंडर 14 कैटेगरी में हमारी 2 बच्चियाँ आशिया और बाजी ने सिल्वर मेडल हासिल किया, और बड़ी मुबारक है इन सबको। इनके जो गांधरबल की टीम है, इनके कोचेज, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की और सिल्वर मेडल लाया नेशनल गेम्स में। पूरी कंट्री में से ये इस कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाया। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी बच्चियाँ भी इंस्पायर होकर इनसे मेहनत करेंगे और इसी तरह यूटी के लिए और मेडल लाएंगे। हमारी अभी काफ़ी सारी नेशनल गेम
में और इवेंट काफ़ी हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम पिछले साल से ज़्यादा मेडल इस बार लाएंगे। और इससे आप बाकी कोचिज़, बाकी बच्चे, बाकी डिस्ट्रिक्टों को भी मैं इनको गुजारिश करूंगा कि और मेहनत करें, अच्छी अच्छी टेक्निक्स अपनाएं जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ताकि यूटी का नाम रोशन कर सकें और अपने कैरियर को भी आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, ये हमारा महकमा और उसका मैंडेट ही यही है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं, वो इकोसिस्टम प्रोवाइड करें, वो इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, वो कोचिंग प्रोवाइड करें कि बच्चे अपनी रिस्पेक्टिव गेम्स में आगे एक्सेल करें और नाम रोशन करें और अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। तो उसी सिलसिले की कड़ी है, तो इसी सिलसिले हम सब लोग यहाँ आए हैं। तो हम इनके जो कोचिज़ हैं, इनके जो टीचर हैं जिन्होंने उनका सिखाया, उनका भी ख्याल रखेंगे, उनको भी प्रमोट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी गेमों में भी इसी तरह बच्चे आगे बढ़ें और अपना नाम रोशन करें और अपनी जो आगे बढ़ें। सर यूथ सर्विस यही कोशिश है कि एक तो फेयर सिलेक्शन, ताकि टैलेंटेड बच्चा कहीं भी हो, किसी जगह भी कोने में, हमारी कोशिश है कि उसको तलाश करके आगे बढ़ाया जाए और उसकी जो स्किल्स हैं उनको होन किया जाए, तराशा जाए, ताकि वो आगे बढ़ सके। उसके लिए इक्विपमेंट, ग्राउंड्स, कोचिंग, हर किस्म की जो ज़रूरत है महकमा उसका ख्याल रखता है, ताकि बच्चे में टैलेंट हो तो वो छुपा नहीं रख सके। हम उसको पिक करके कहीं से भी रॉ टैलेंट को लाएं, उसको तराशें, रिफ़ाइन करें और आगे बढ़ाएं। सर जब मेडल लेके आपने अपने डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे तो वो कितनी सारी जनरेशन को इंस्पायर करेंगे कि ये ड्रग्स वग्स में कुछ नहीं रखा, नशे में कुछ नहीं रखा। जब इस तरह के बच्चे सामने आएंगे तो रोल मॉडल और एम्बेसडर काम करेंगे, इससे बाकी जनरेशन भी इंस्पायर होगी। तो जिस ड्रग्स की वबा का आपने जिक्र किया, तो उससे भी बचने में हमें बड़ी मदद मिलेगी और इसका एक ये बड़ा मुस्बत पहलू भी है। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़रिए एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने 3 से 10 अक्टूबर 2024 तक मकामी लोगों, नौजवानों और तलबा के लिए अंडर 21 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, जो कि आज इख्तिताम पज़ीर हो गया है। नौजवानों को बाअख्तियार बनाने और उन्हें मंशियात से दूर रखने के जज्बे के तहत ये टूर्नामेंट सुरनकोट में मुनक्किद किया गया। इस टूर्नामेंट ने तहसील सुरनकोट के दूर दराज इलाकों के तलबा और नौजवानों को अपनी काबिलियत और सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया है। इस टूर्नामेंट में कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे 500 से ज्यादा नौजवानों ने शिरकत की है। चंदा साहब प्लेयरों की हौसला अफजाई के लिए उनसे हाथ मिलाते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए और प्लेयरों ने भी तालियों से उनका स्वागत किया और इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा और उसमें पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ। आप में से कौन करेगा? हमारे इस बड़े टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर एजाज खान इमरान फाजली किया है। तो अभी जो शायकीन ग्राउंड में तशरीफ लाए हैं उनकी जानकारी के लिए कि ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें 13 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। अंडर 21 का ये टूर्नामेंट T10 यानी कि 10 ओवर का ये मुकाबला जो है फाइनल आज होने वाला है और ये टूर्नामेंट 10 ओवर का रहा। कई दिनों से इस टूर्नामेंट को खूबसूरती से करवाने के लिए और अब मैं देख रहा हूँ ये खूबसूरत तस्वीरों को कैद करते हुए सीडी एंड की जानिब से बिल्कुल तैयार हैं। बॉलर अच्छे गेंद थे और गेंद तो जीत दिया, लेकिन पॉइंट पे बिल्डर ऐसा नहीं और इस तरह से मैच का आगाज हो चुका है। और उस्मान की पहली गेंद है, हमारे को पास किया गेंद की फुल की ये गेंद थी, लेकिन वहां पर अंपायर सीडी एंड की तरफ से बॉलिंग का आगाज किया है। एक बार को क्रॉस किया, इस बार अच्छी गेंद थी, वहां पर खेलना चाहते थे तो तरीके से, लेकिन गेंद सामने आई थी खुशगवार। इसी बीच उस्मान एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए अंपायर को कोई मौका नहीं था कि वो गेंद को रोक सके। एक बार फिर से तौहीद सामना करेंगे इसरार और क्या बात है, कुछ अंदाज से खेलना चाहते थे, रिवर्स हमसे दूर जाते हुए स्लोवर गेंद सामने रख के खेले और कवर की जाना में स्पेल वहां पे हुई और एक ही रन का मौका था, एक रन वहां छुड़ाने में कामयाब हुए। मुश्किल और नामुमकिन सा लगा, इसी बीच नीचे रहती हुई गेंद और अंपायर का कोई इशारा नहीं और किसी तरह से कोई रन नहीं, तो वहीं पे रुका हुआ। चलिए मुंडे लेट करते हैं, एक बार किसी रन का कोई इजाफा नहीं और इसी बीच उन्हें खुशामदीद कहते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उनके हमरा
मैं स्टार क्लब सुप्रीमकोर्ट टीम का कोच भी और इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर, जो कि जैसे कि आपको पता है आकाश भाई हर साल आर्मी जो है यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट्स करवाती है, चाहे वो अंडर 21 हो, चाहे सीनियर टूर्नामेंट हो, अंडर 30 हो करवाती है। तो इस बार ये अंडर 21 एडिशन फर्स्ट हुआ था लास्ट ईयर, तो इस बार एडिशन 2 है, जो कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, जिसमें 20,000 रुपया विनर टीम को मिलेगा और 15,000 रुपया रनर अप टीम को। हर बार मतलब हर 2 या 3 महीने के बाद आर्मी जो है यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट सुप्रीमकोर्ट ALG ग्राउंड में हमेशा करवाती है। देखिए यंग जनरेशन को यही है कि ड्रग्स से सबसे बड़ी चीज है, ड्रग्स की लानत से दूर हो रहे हैं, बाकी जो और भी एक्टिविटीज हैं, जो गलत एक्टिविटीज हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने कैमरा लगा के स्कूल के बच्चे देखें और भी लोग देखें, बहुत क्राउड यहाँ पे आता है टूर्नामेंट्स का, क्योंकि आर्मी ने ही यहाँ पे स्पोर्ट्स को जो है जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ALG ग्राउंड में हर 2 या 3 महीने के बाद क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराती है। इससे बच्चों में भी जोशो खरोश है और जितने सीनियर सिटीजन है, सीनियर स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी आके यहाँ पे टूर्नामेंट्स देके वो भी खुश होते हैं। फौज के लिए मेरा यही मैसेज है कि हमेशा शाना बशाना हमारे साथ हर फील्ड में खड़ी रहती है, तो शुक्रिया ही अदा करेंगे पूरे सुप्रीमकोर्ट की आवाम की तरफ से। तो आज यहाँ अंडर 21 का फाइनल है, एक तरफ हमारी FCC और दूसरी तरफ स्टार क्लब सुप्रीमकोर्ट है। तो हमने पहले बैटिंग की थी, 100 रन का टारगेट दिया और अब लास्ट विकेट बची FCC की, तो जीत के करीब ही हैं काफ़ी। हम पिछली बार के टूर्नामेंट हम ही जीते थे, तो इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं, उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। पिछली बार भी काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करवाया था उन्होंने, तो हमें उम्मीद है आगे भी ऐसे टूर्नामेंट करवाती थी इंडियन आर्मी। तो देखिए जो यूथ काफ़ी इस टाइम मुलविस है ड्रग्स वगैरह में, तो इंडियन आर्मी का यही एक इरादा है कि उनको सबको नशे से बाहर निकाला जाए, तो इसी से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का। और सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये हमेशा से ही करते आ रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। अभी भी ये क्रिकेट का एक टूर्नामेंट अंडर 21 का आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है, और इसके अलावा स्पोर्ट्स को लेके फुटबॉल और जो कबड्डी वगैरह, इनके लिए भी इन्होंने बोला है कि हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये भी करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रग्स और इन चीजों से बचने के लिए इंडियन आर्मी में हमेशा आगे। सिंहपुरा में कायम यतीम खाना में एक तकरीब मुनक्किद हुई है। इस तकरीब में SSM कॉलेज की स्कूल ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन की चेयरपर्सन इंशा काजी मेहमान खसूसी थी। इस मौके पर SDM पटन, SDPO पटन, SHO पटन और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस मौके पर इंशा काजी ने कहा है कि उनकी तरजीहात में यह यतीम खाना शामिल है। वो हमेशा इस यतीम खाने को याद रखती हैं और ये उनका बुनियादी फर्ज है। SDM पटन ने भी कहा है कि उन्हें आज इंतहाई खुशी हुई है कि इस यतीम खाने में बच्चों की तालीम और रहनुमाई होती है, जो इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा यहाँ आएंगे और इन बच्चों की दादरसी करेंगे। दीगर शख्सियात ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है। 80 बच्चे यहाँ से निकल गए, फारिग हो गए और कुछ और इस इदारे में सिर्फ हम यतीम बच्चों को लाते हैं और वो यतीम बच्चे आफ्टर प्रॉपर का वो फर्ज को नहीं निभा सकते, एक कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ TVC तक बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ इंग्लिश मीडियम। अकेला महसूस ना करें कि जब बच्चों के माँ बाप या वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, तो उस समय अल्लाह ताला से बेहतरीन साथी उनका कोई नहीं होता। और इसी चीज को समझते हुए इस विजन के साथ इस यतीम खाने को इन्होंने शुरू भी किया। अदरवाइज इस तरह के बच्चे जिनके पेरेंट्स जल्दी जीवन में गुजर जाते हैं, अगर इनका कोई सहारा नहीं बनेगा, इनका कोई हाथ नहीं थामेगा, तो बड़ा मुश्किल है कि ये अपने किसी मकाम पे जो दुनिया में इन्होंने कोई ख्वाब सपना देखा है उसे पूरा कर पाए। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये यकीन दहानी जरूर कराना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जितना भी हमारी तरफ से फ्यूचर में बच्चों की कोई भी मदद हो पाएगी, तो हम इंशाल्लाह उस मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं कयूम साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि पिछले 20-25 साल से ये इंस्टीट्यूट चल रहा है और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो यहाँ से निकल के बच्चों ने काफ़ी अलग अलग शोबों में जो है वो नाम बनाए हैं। कुछ लोग मेडिकल फील्ड में जैसे बताया गया मुझे कर रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग फील्ड में चले गए यहाँ से,
ये जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने भी लोग इन बच्चों की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने अवाम को नौमी की मुबारकबाद पेश की है। साथ ही अवाम से अपील की है कि वो साख विसर्जन के दौरान प्लास्टिक चीजों को पानी में बहाने से गुरेज करें और माहौल दोस्त चीजों को ही पानी में बहाएं ताकि आबी वसाइल को साफ और शफाफ रखा जा सके। और साथ ही अगर कोई भी प्लास्टिक की शय हो तो उसे आबी वसाइल के नजदीक मौजूद JMC की टीम को सौंपा जाए। हम साख में जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है उसको अलग करते हैं। तो सब जम्मू वालों से निवेदन है कि अगर वो घर से भी आएँ तो प्लास्टिक अपनी साख में ना डालें और सिर्फ माता को तवी में परवाएं। और जम्मू वासी होने जैसे हमें सबको पता है कि जो तवी है हमारी सूर्यपुत्री तवी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जम्मू की सूर्यपुत्री तवी को साफ़ रखें और इसमें कम से कम गंद डालें। जैसे आज हमारा पहला दिन था, जनरली हम 2 दिन करते हैं, इस बार 3 दिन है, थोड़ी कन्फ्यूजन है। तो आज हमने कुछ गंद इकट्ठा किया है, जैसे आप पीछे देख रहे हो ये यहाँ पे गंद है। आज कम रश था अगले 2 दिन के मुकाबले, तो कल और परसों ज़्यादा रश होगा। आपका स्वागत है। एंड तवी में जितना कम प्लास्टिक हो सके उतना कम प्लास्टिक डालें और तवी को साफ़ रखें। नमस्कार सबको, मेरा नाम नव्या है। मैं इस नवरात्रि के पावन वर्ष पे आप सबको यही मैसेज देना चाहूँगी। हमने साख माता को अपने माता के रूप में अपने घर पे लाया है। अगर आप तवी रिवर में आ रहे हैं उसे विसर्जित करने के लिए, तो कृपया कर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है, जितना भी प्लास्टिक का सामान है, वो उसे अपने घर पे ही रखें। या हमें, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे JMC के वाले लोग भी जितने सारे हमारे साथ वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आप उनको ही प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का जितना भी सामान है वो अपने साइड पे वहाँ पे रखवा के और जो साख माता है उन्हें अच्छे से विसर्जित करें और हमारी जो तवी रिवर है उसे साफ़ सुथरा रखें। सभी जम्मू वासियों को मेरा नमस्कार। आपको नवरात्रे और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवारजनों के साथ अच्छे से इस साल का नवरात्रि मनाएं, यही जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कामना है। अलग अलग जगहों पे साख विसर्जन की पूजा की जाएगी और इसमें विक्रम चौक, अलग अलग जो हमारी नहर होती हैं, हर की पौड़ी जैसे प्रमुख स्थान आते हैं। हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीमें आपको हर जगह मिलेंगी डस्टबिन्स के साथ, अपनी टीम के साथ। हमारी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप प्राकृतिक तौर पे जो भी उपलब्ध सामग्री होती है उसका इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो साफ़ रहें और आपकी जो पूजा है अच्छे से संपन्न हो। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग अलग जगहों पे भंडारा और बाकी सारी सुविधाएं जो भी प्रोवाइड करनी है वो सुनिश्चित करेगी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओबीसी नायब सदर मौलाना मोहम्मद इकबाल ने जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर उसे मुबारकबाद पेश की है। साथ ही उन्होंने जावेद अहमद राणा की तारीखी फतह के बाद पूरी सब डिवीजन मेंढर की आवाम को मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि पूरी मेंढर सब डिवीजन में इस वक्त खुशी की लहर है। मैं कल के इस तारीख साज जो हमारा इलेक्शन हुआ है, इसके जो नताइज कल को ओपन हुए हैं, इस पर एक बड़ी कामयाबी के ताई मैं पूरी मेंढर को मुबारकबाद करता हूं और बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे उनको मुबारकबाद करता हूं। मैं आपको कहूं कि तारीख़ के अंदर ये एक पहला तारीख साज दिन था और एक बड़ा खुशी का दिन था कि खिताई पीर पंजाल और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो इलेक्शन हुए ये 10 साल की पीरियड के बाद हुए। तो गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन करवाए और कल जो इनकी किस्मत का पैमाना नापा गया था, जिसमें इलेक्शन हुए और नताइज हुए, तो बड़े मार्जिन के साथ जनाब जावेद अहमद राणा साहब ने एक बड़ी लीड के साथ जो किस्मत आजमाई थी उसमें मार्जिन हासिल करके एक एमएलए की सीट पर वो अमेंडमेंट उनका हुआ। तो मैं उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि जावेद राणा साहब एक बड़ा दबंग लीडर हैं और मैं आपको कहूँ कि 20 साल का जो मार्जिन था, 20 साल का इनका काम करने का जो तरीका था, डेवलपमेंट थी, तो लोगों ने उस 20 साल काम और 10 साल इस पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए 20 साल के काम को देखते हुए इन्होंने लोगों ने एक बड़ा फैसला किया और बड़ा एतमाद दिया लोगों ने। जो जावेद अहमद राणा साहब ने कल देख लिया और लोगों ने भी देख लिया। तो मैं अपनी तरफ से और पूरे मेंढर की तरफ से जनाब जावेद अहमद राणा साहब को दोबारा ये पर मुबारकबाद करता हूँ। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर बडगाम पुलिस ने जिला बडगाम के 66 तलबा के ग्रुप को 5 निगरानों के साथ एक हफ्ता तवील भारत दर्शन
टूर 2023-24 के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरे का एहतमाम जिला पुलिस बडगाम ने किया है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से तलबा को हवाई टिकट समेत तमाम बोर्डिंग और कयाम की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। SSP बडगाम निखिल बोरकर ने DPL बडगाम में तलबा को भारत दर्शन टूर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया है। दौरे के दौरान तलबा दिल्ली और कोलकाता के शहरों के अलावा इन शहरों के तारीखी मकामात, यादगारों और पार्कों का भी दौरा करेंगे। हमेशा से कई सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम चलाते आ रही है। जो ये भारत दर्शन है, ये भी हमने कई सालों से हम इसको चलाते आ रहे हैं और इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट के कुछ चुनिंदा बच्चों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं और भारत की कई सिटीज़ जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इन कई सिटीज़ में इनको भेजते हैं। इसका मकसद यही है कि एक बच्चे जो है ये छोटी उम्र में ही जाकर के देखे कि अपने इंडिया में कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन क्या है, लोग कैसे हैं, उनके खान पान, सारी चीज़ें, पहराव, वो सब देखे और एक इनमें बच्चों में जो है एक नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी की एक भावना पैदा हो और इसी का ये मकसद है। और ये वापस आकर के यहाँ पे जो अपने भी दोस्त भाई या परिवारजन हैं उनको बताए और कि बाहर के पूरे इंडिया में जो है किस तरीके के लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनका ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है और एक नेशनल यूनिटी की भावना पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में और इन बच्चों में पैदा हो, इसका यही मकसद है। थैंक यू। कितने बच्चे हैं और कितने दिन का टूर रहेगा सर? ये 6 दिन का टूर है। टोटल अभी 70 बच्चे हैं यहाँ पे जिनको हमने भेजा हुआ है। ये अलग अलग सिटीज़ में जाकर के अपना एक एक्सपीरियंस लेंगे और उसके बाद 6 दिन के बाद वापस आएंगे। शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज जिला बडगाम में CRPF की 35वीं बटालियन ने हुनर तरक्यात प्रोग्राम के तहत मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन की इफ्ताही तकरीब का इनेकाद किया है। हुकूमत हिंद की एक अहम पहल में जिसका मकसद हुनर की तरक्की के प्रोग्राम के जरिए मोबाइल फोन हार्डवेयर की मुरम्मत के तकनीकी माहिरीन के मैदान में खुद रोजगार को फरोग देने में मदद करना है। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी कम्युनिटी के 50 फिरका को 406 घंटे की मोबाइल फोन हार्डवेयर की मुरम्मत के तकनीकी माहिरीन की तरबियत फराहम करना है। In a world where technology is advanced, it is my honor to Principal of Shekhul Alam Memorial Degree College, Badgam, our esteemed guest Shri Rajiv Yadav, officiating commandant of 35th Battalion CRPF, Humhama. फायदा तो मिलेगा और इसमें एक्चुअली इनको टेक्निकल स्किल्स भी मिलेंगी और एट द सेम टाइम इनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। इसमें खाली टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, इनको ये भी सिखाया जाएगा कि आप जब कल को फील्ड में जाओगे तो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे आपको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स पर कितना ध्यान देना होगा, तो अल्टीमेटली फायदा होगा। स्किल डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत ये मोबाइल फोन रिपेयर और मेंटेनेंस का कोर्स है जिसमें 50 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 406 आवर्स टोटल 3.5 महीने तक का ये कोर्स रहेगा। इसमें जितना भी मोबाइल रिपेयर से संबंधित जितनी भी जानकारी उनको दी जाएगी और इसमें उनको एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके अंतर्गत उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और इसमें जितने भी जो लोकल यूथ है अभी जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। इससे ये फायदा रहेगा कि पढ़ाई के साथ साथ इनको एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट या टेक्निकल कोर्स मिल रहा है जिससे कि ये पढ़ाई के साथ साथ में कोर्स करने के बाद अपने ऊपर अपना आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और मेंटर से हालिया इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर पर शिरकत करने वाले शहजाद मलिक ने अवाम का इस इंतखाबात में उनकी हिमायत करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। मेंढर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मेंढर की अवाम ने बिना मजहब और मिल्लत वोट का इस्तेमाल कर यहाँ जमहूरियत को मजबूत किया है। आज मैं और मेरी पूरी टीम मेंढर के इस इलेक्शन के ख़त्म होने पर तमाम उन नौजवान लोगों का, बुज़ुर्गों का, बहनों का, माओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बड़ी जंग में जो नफ़रत के ख़िलाफ़ जंग थी, जो ताकत के ख़िलाफ़ जंग थी,
जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोड़ने की जंग थी। एक उस नए प्लेटफॉर्म को मदद की जिन्होंने लोगों की हमेशा हक आवाज़ बुलंद की। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इतनी बड़ी जंग में से अपने ईमान की भी हिफाजत की और अपने वोट की भी हिफाजत करके इस एक नए प्लेटफॉर्म को चुना, और उस प्लेटफॉर्म को चुना जिन्होंने हमेशा यतीमों, गरीबों, मस्कीनों की मदद करने की बात की, और उस प्लेटफॉर्म को चुना जिस प्लेटफॉर्म ने हमेशा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जोड़ने की बात की। ये जंग इतनी बड़ी थी कि जिसमें बहुत तरह के प्रोपेगेंडे चले गए, लेकिन मैं फिर भी मेंढर की आवाम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ज़ात बरादरी के, नफ़रत के और ख़ास कर ताकत और दबाव के उस माहौल से बाहर निकलकर हिंदुस्तान को मजबूत हिंदुस्तान बनाने के लिए वोट किया। ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने पर अनंतनाग पुलिस ने एक खसूसी मुहिम चलाई है, जिसमें ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए 200 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया गया है जो कि ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गई थी। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को तलकीन की गई है कि वो ज़ाब्तों पर अमल करें और हादसा से बचें। चलो ऑनलाइन मैं आपके माध्यम से आपके चैनल से तमाम मीडिया का शुक्रगुजार करता हूँ। आज हमने स्पेशल ड्राइव लगाया इधर, वो जितने भी वायलेट थे हमने उनके साथ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का अमल लाया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।